हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम आदित्य और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप पर के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट 6 नंबर का, अगला 2 नंबर का, फिर उससे अगला भी 2 नंबर का। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। अब क्वेश्चन क्या है, अ कॉलेज स्टूडेंट्स यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय, एक कॉलेज स्टूडेंट को एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया u इक्वल्स टू q1 q2 वेयर q इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, जहां पे q है क्वांटिटी फ्रूट्स की और q2 क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ बुक्स, बुक्स की क्वांटिटी। मैक्सिमाइज पर यूटिलिटी व्हेन p1 इक्वल्स टू 1 और p2 इक्वल्स टू 4 एंड हर बजट इज b120। अब ध्यान देना, बजट का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब होता है, बजट वो पैसा है जिसको मैं यूज करता हूं अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज खरीदने के लिए। और इस केस में जो कंज्यूमर है उसको 2 चीज खरीदनी है, एक तो बुक्स खरीदनी है, दूसरा फ्रूट्स खरीदने हैं, और उसके पास 120 रुपए हैं। और अगर प्राइस देखिए तो p1 इक्वल्स टू 1, p2 इक्वल्स टू 4। तो बजट होता है p1 इंटू q1, यानी कि पहले भाई p1 यानी कि प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड और q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड, तो इतना पैसा यहाँ पे खर्च हो गया। दूसरा p2 मल्टीप्लाई में q2 यानी कि प्राइस ऑफ गुड 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड 2, कितना आप खर्च कर रहे हो, तो टोटल आपका बजट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम वहां से वैल्यू उठाना शुरू कर दें तो p1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q1 प्लस में p2 कितना है हमारे पास, वहां पे 4 है, तो 4 q2 और बजट हमारे पास कितना है 120। तो ये बनेगी हमारी बजट की इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे ना लैग्रेंज मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अब लैग्रेंज मेथड कैसे यूज होगा वो समझते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा ना, वो फंक्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा, वो बनेगा हमारे पास, ठीक है, q1 q2 क्योंकि मैं लैग्रेंज मेथड यूज कर रहा हूं, तो q1 q2 प्लस में लैम्डा हम एज एक पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास लैम्डा के पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन को, इस 120 को है ना इस तरफ रहने दो, इन दोनों को यहाँ पे ले आओ, तो 120 माइनस में q1 माइनस में 4 q2। तो ये बनेगी हमारे पास लैग्रेंज की इक्वेशन, और हम करेंगे इस मेथड को यूज अपने सवाल को सोल्व करने के लिए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिंपल सी इक्वेशन q1 q2 प्लस में लैम्डा 120 माइनस q1 माइनस में 4 q2। अब ये फंक्शन बन गया। अब मैं कर दूंगा इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करेंगे बारी बारी, तो डिफरेंशिएट इसको फंक्शन मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q1, पहले करते हैं q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा, df और यहाँ पे ना q मान लेते हैं, फंक्शन q का है ना, तो df अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे dq1। और ध्यान रखना q1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ पहला डेरिवेटिव, क्योंकि q कुछ नहीं है, q1 है, तो q1 के रिस्पेक्ट में हो गया पहला डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख भी लो, पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं हम यहाँ पे इस फंक्शन का। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं यूज करूंगा, ठीक है। और ध्यान रखना, फिर से वही बोल रहा हूँ, लैम्डा एक पैरामीटर है और लैग्रेंज इक्वेशन वैसे ऐसे बनती है कि हमारे पास q1 q2 का टोटल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, प्लस में लैम्डा, और ये जो भी इक्वेशन थी हमने उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और इन दोनों को आप इस तरफ ले आओगे, तो ये भी इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, ये भी इस तरफ आ गया माइनस का हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे q1 के रिस्पेक्ट में। तो जब करूंगा q1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो q2 हमारा क्या हो जाएगा, u का u, क्योंकि q1 क्या था हमारे पास, q2 क्या था, कांस्टेंट। क्योंकि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो दूसरा वेरिएबल अपने आप ही कांस्टेंट बन जाता है। तो q2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में u का रहेगा, q1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्योंकि q1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम q1 के ही रिस्पेक्ट में, प्लस में लैम्डा u का u रहने दो, ठीक है। जब मैं करूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब यहाँ पे डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे भाई, ठीक है, लैम्डा u का u रहेगा। अब ये 120 है, 120 क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है। q1 कितना हो जाएगा, फिर से वही q1 का हो जाएगा 1, और माइनस बाहर रहेगा तो -1 हो जाएगा। 4 q2 कांस्टेंट है, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, तो q2 हमारा कांस्टेंट है, 4 q2 कांस्टेंट खत्म हो गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। आंसर कितना आया हमारे पास यहाँ पे, q2 और माइनस में लैम्डा। अब जो भी डेरिवेटिव है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल, तो q2 माइनस में लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो मैं कहता हूँ जो q2 है वो बराबर किसके है, लैम्डा के। ये बन गया हमारे पास यहाँ पे क्या, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब मैं दोबारा एक काम करूंगा, वो क्या,
फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा Q2 के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं Q2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करने वाला हूं तो हमारा Q1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट Q1 है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा Q2, अच्छा हाँ, तो Q2 का 1 हो गया, प्लस में लैम्डा यूं का यूं कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 120 0 कांस्टेंट है। मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव Q2 के रिस्पेक्ट में, तो Q1 भी क्या है, कांस्टेंट 0। यहां से क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि Q2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि Q2 के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस का 4। आंसर क्या आएगा, Q1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 लैम्डा। 0 के इक्वल रखूंगा, 4 लैम्डा यहाँ आगे प्लस का हो गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा। तो Q2 हमारा लैम्डा आया, Q1 कितना आया, 4 लैम्डा। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी प्रकार की दिक्कत होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास Q2 और Q1 की वैल्यू आ चुकी है, उठा के बजट वाले फॉर्मूले पुट कर दो, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू कैसे मिलेगी दिखाता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन थी बजट वाली, वो क्या थी, Q1 प्लस में 4Q2 इज इक्वल्स टू 120। क्या मेरे पास लैम्डा की फॉर्म में वैल्यू है, आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, ये रही लैम्डा की फॉर्म में वैल्यू। मेरे पास जो Q2 है वो कितना है, लैम्डा सिर्फ से हो जाएगा 4 लैम्डा, और जो मेरे पास Q1 है वो है 4 लैम्डा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 120। 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया, 8 लैम्डा। लैम्डा क्या है, फिर से वही कांस्टेंट 120, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 120, लैम्डा के मल्टीप्लाई में है 8, यहाँ पे किसमें जाएगा, डिवाइड में। 8 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 8 की डिवाइड 12 तो आता नहीं है, 8 कितने पे आएगा, 1 पे, ठीक है, रहेगा 4, 40 आएगा 5 पे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अगर हमारा लैम्डा 15 आया तो क्या मैं Q1 Q2 नहीं निकाल सकता, आप बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि Q1 क्या है, Q1 है हमारे पास 4 लैम्डा, तो 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 15, 15 चौक कितना हो गया 60, ये 60 आ गया। अगर मुझे Q2 निकालना है तो Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा, सिर्फ लैम्डा है, तो यानी कि 15। तो मैं कह सकता हूं एक तरह से कि मेरे भाई Q1 की वैल्यू आई 60, Q2 की कितनी आई 15। आप अगर चाहो तो अब यहां से प्राइस भी निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइस के लिए करना क्या होगा मुझे, अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज और, प्राइस की इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, तो बजट है 120, हमारे पास Q1 Q2, हाँ प्राइस हमारे पास गिवन है ना, तो P1 हमारे पास कितना है 1, P2 हमारे कितना है 4, तो ये तो हमारे पास गिवन ही है। अगर मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि बजट का कितना हिस्सा हमने कितनी क्वांटिटी पे खर्च किया, Q1 पे खर्च किया। अब Q1 क्या था कि भाई हम फ्रूट्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट। तो अगर मैं यहाँ निकालूं अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, यानी कितना पैसा फ्रूट्स पे खर्च किया गया, तो आप क्या बोलोगे कि भैया हमने Q1 की क्वांटिटी 60, हमने 60 क्वांटिटी ली फ्रूट्स की, और जो फ्रूट्स का प्राइस था वो था 1, तो 60 रुपए हमने फ्रूट्स के ऊपर खर्च कर दिए। और अगर मैं लूं यहाँ पे अमाउंट ऑफ बुक्स की, भाई बुक्स पे कितना खर्च किया, किताबों पे कितना पैसा खर्च हो गया, तो आप बोलोगे भैया किताबी क्वांटिटी में कितनी ली 15, और प्राइस है कितना 4, तो 15 चौक 60 रुपए, यानी कि हमने इक्वल एक तरह से अमाउंट खर्च किया है। 60 रुपए हमने फ्रूट कंजप्शन में खर्च कर दिए, और 60 रुपए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ कंज्यूम कर लिया, किस पे, बुक्स पे। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई है ना Q1, यानी कि फ्रूट्स की क्वांटिटी 60 और बुक्स की क्वांटिटी 15, यही वो क्वांटिटीज है जहां पे कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी कितनी मिल रही है, और कंज्यूमर्स हमेशा फोकस करते हैं अपने यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम करने पे। जैसे प्रोड्यूसर किस पे काम करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे, कंज्यूमर काम करते हैं यूटिलिटी को मैक्सिमम करने पे। अब एक चीज और, इस क्वेश्चन में लास्ट में चीज लिखी हुई है कि अगर एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ यूनिट इंक्रीज इन द बजट, अगर 1 यूनिट बजट में इंक्रीज होगा तो कितना का फर्क पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई लैम्डा के लिए 15 आई, तो अगर 1 यूनिट हमने बढ़ा दिया तो हमारे पास जो बजट है वो 120 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा कितने का, 15 क्वांटिटी का, यानी कि 15 यूटिलिटी जो है ना वो 15 यूटिलिटी से चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन था और ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। अब दो ना तुच्छ प्रकार के क्वेश्चन रह गए हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बी और सी पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। एक लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर क्या है, डेरिवेटिव का सवाल है, तो दोनों कर लेंगे। पहले यहाँ तक इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है, तो उतार लो पहले यहाँ तक का, फिर देखते हैं वो क्वेश्चंस। चलो फिर अब पहले करते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, एक फंक्शन दे रखा है y बराबर m³ प्लस में 2m, वेयर m बराबर है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे m की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। उसने बोला क्या है, फाइंड dy बाई dx, हमें dy बाई dx निकालना है यूजिंग द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल यूज करके। तो बस चेन रूल यूज कर लेंगे। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहले एक तरीका समझो, वो क्या कि पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो m के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा y डिपेंडेंट है m पे। फिर कर लेना m का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m,
तो जब डेरिवेटिव करूंगा m के रिस्पेक्ट में तो y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या लिखूं dy बाई dm, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव y का हुआ है m के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dm आ जाएगा m क्यूब का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3m का स्क्वायर, जैसे x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, सेम ऐसे 3m क्यूब का कितना हो गया 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2m का 2, जो कि 2 क्या था कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट या तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो वो यूं का रहता है, हम करते हैं x का डेरिवेटिव 1, पर यहाँ पे x की जगह m है तो m का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने किया है m का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dm, तो ये बन गई हमारी पहली स्टेटमेंट। अब मैंने वहां पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो m का क्या हो जाएगा dm अपॉन में dx, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हमारा क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई में है, और जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो यूं का यूं रहती है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, जिनको नहीं पता फिर बता देता हूं मेरे भाई, x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, अब पावर कम हो गई 1 रह गई, और 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो 2x आ गया। ये बन गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट। बात में दोनों का डेरिवेटिव में अलग किया क्यों, क्योंकि मुझे एक चीज दिख गई थी कि यहाँ बनेगा dy बाई dm, यहाँ बनेगा dm बाई dx, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा dm से dm कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx का आंसर आ जाएगा, तो बस वही करूंगा अब मैं। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास है dy बाई dm, यहाँ पे हमारे पास है dm बाई dx, और यहाँ जो आंसर है हमारे पास वो क्या है 3m स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ है हमारे पास माइनस का 2x, तो ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, dm से dm कट गया, dy बाई dx का आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 to the 6, और ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप m की वैल्यू पुट कर सकते हो सोल्व करने के लिए, तो 3m की वैल्यू पुट कर लो अगर करना हो तो। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस में x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे 2 यूं का यूं, और पूरे ब्रैकेट में क्या रहेगा मल्टीप्लाई माइनस का 2x, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया इस क्वेश्चन का आंसर, dy बाई dx की वैल्यू। अगर आपकी और इच्छा हो तो भाई इसको सोल्व कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, एक सिंगल पॉइंट में चेंज आप लोग कर सकते हो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और भाई जिनको लगता है वो कर लेंगे वो इस स्टेप को स्किप कर लेना। तो 3 यूं का यूं कांस्टेंट था, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, और a का स्क्वायर खोल दिया प्लस b का स्क्वायर खोलूंगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 2 के ऊपर एक और पावर 2, और जब भी पावर के ऊपर पावर हो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है 4 हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 5 की 10x स्क्वायर हो गया, और 3 रहेगा बाहर मल्टीप्लाई में, और प्लस में 2 यूं का यूं, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में बस क्या है माइनस का 2x, पूरे के मल्टीप्लाई में। तो इसको अंदर भेज दो 3 को, तो कितना बनेगा 25 3 75, 3 इंटू में x की 4 कितना बनेगा 3x की 4, और 3 इंटू में 10 कितना बनेगा 30x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 2 यूं का यूं, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 2x, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करेंगे, सोल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 75 प्लस 2 हो जाएगा 77, इस 2 को हटा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 77। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 77 2 जा कितना होता है 70 दूनी 140 154, तो हो जाएगा माइनस का 154x। जब इसकी से करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 6x की पावर 5, क्योंकि x की बार बढ़ जाएगी, और जब इसकी से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 30 to the 60 x का क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आप लोगों को यूं नहीं करना, आप लोग एक तरीके सोल्व कर सकते हो, वो तरीका पता है क्या है, दिखाता हूं अभी आप लोगों को। देखो y बराबर दे रखा है कितना m का क्यूब, m की वैल्यू स्टार्टिंग में पुट कर दो, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस में 2 है, m की वैल्यू फिर से पुट कर दो, कितना है 5 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब कर दो इसे क्या सोल्व, डेरिवेटिव कर दो सीधा, ठीक है। तो चेन रूल यूज कर लेते हैं फिर से, क्योंकि देखो करना चाहूं तो मैं बिना चेन रूल के भी कर सकता हूं। पता है कैसे, मैं इस क्यूब को ना अंदर ले आऊंगा और a माइनस बी का होल क्यूब खोल दूंगा, पर बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। इससे बढ़िया चेन रूल लगा लो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, अब सीधा हो जाएगा। तो dy बाई dx, जब यहाँ करूंगा इसे मानना पड़ेगा x, क्योंकि x की बिना मानने में कर नहीं सकता सोल्व इसे, और यूपी ने बोला चेन रूल यूज करना तो कर लेते हैं चेन रूल यूज। तो इसे मान लेते हैं x की पावर n से 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई कम हो गई,
2। पर ध्यान रखना इसे x मानना था थोड़ी, तो 5 का 0 माइनस x केरा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, यही होगा यू, ठीक है। और प्लस में 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, 5 कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो ये 5 यूं का, ये तो 5 सिर्फ कांस्टेंट है, इसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है, 0 हो जाएगा। और माइनस x केर का हो जाएगा माइनस 2x। बाकी भैया माइनस x केर का माइनस 2x क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x केर का हुआ x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 उतर के नीचे है, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब बस सोल्व करना है आपको इसे, तो सोल्व कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो 3 to 6 माइनस का 6x, 5 माइनस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x। अब फिर से वही बात है कि आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, फिर 6 को उधर मल्टीप्लाई कर लेना और बाद में इसको सोल्व कर लेना, आप लोगों का सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही स्टेप हो गया एक तरह से ऑलमोस्ट, ठीक है, जहां पर हम पहले कर रहे थे। तो बस ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, ये हो गया चेन रूल से। यहाँ हमने चेन रूल यूज ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है, यहाँ तो हमने दोनों का डेरिवेटिव अलग कर लिया, यहाँ पे हमने चेन रूल यूज किया प्रॉपर तरीके से। तो दोनों हमारे, उम्मीद है आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे कि चेन रूल्स को कैसे किया और सिंपल तरीके से कैसे कर दिया। और चाहता तो मैं इस सबके बिना चेन रूल कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब खोल लेता, क्योंकि फिर मैं इसे एक सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेता और सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के बाद फिर करता डेरिवेटिव। अब एक चीज और समझते हैं, वैसे है तो बकवास सा क्वेश्चन, फिर भी कर लेते हैं। उसमें बड़ा लिमिट निकालनी है इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 8/x कितना होगा। वैसे बता रहा हूं इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। कितना आंसर होता है इसका, इन्फिनिटी आंसर होता है इसका, ठीक है। तो क्योंकि इसके आपको समझना पड़ेगा 1/x का फंक्शन। अगर आप 1/x का फंक्शन समझोगे, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे बनता है ग्राफ, एक यूं और एक यूं। मैं आपको समझाता हूं कि 1/x का फंक्शन काम किस तरीके से करता है। ध्यान रखना, आप x की वैल्यू जितनी छोटी लेते चले जाओगे ना, आपका आंसर उतना ही बड़ा आता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप डायरेक्टली तो यहाँ पे 0 ले नहीं पाओगे, क्योंकि 0 लोगे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वैसे नॉट डिफाइंड का आंसर हम यहाँ पे इन्फिनिटी ही लिखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी ही आएगा। पर कैसे आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, 1/x है, जब मैं x की जगह मैंने 10 रखा तो आंसर कितना आया 0.1, ठीक है, क्योंकि 0 उठेगी, एक ही छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। अगर मैं 1/100 करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा 0.01। 1/1000 करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा 0.001। अगर मैं 1/10,000 कर देता हूं तो आंसर आएगा 0.0001। तो इस तरीके से मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं ना, पहले मैंने 10 रखा, फिर 100 रखा, फिर 1000 रखा, फिर 10,000 रखा, फिर लाख भी रख सकता हूं, 10 लाख भी, ठीक है। तो वैसे वैसे मेरा आंसर जो है वो 0 के करीब जाता चला जा रहा है। यानी कि जैसे मैं 0 के करीब आ रहा हूं, मेरा आंसर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो सोचो मैं यहाँ पे बिल्कुल 0 पुट कर रहा हूं, बिल्कुल ही 0, तो आंसर क्या आएगा, और ज्यादा बड़ा आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बोला ना, फिर समझो, जैसे जैसे मैं 0 के करीब जा रहा हूं, आंसर उतना ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जब मैं 0 के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊंगा, सपोज करो मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे 0. x की जगह 0. क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 0.000 समथिंग पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर जो है उतना ही कम आना शुरू हो जाएगा जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा। लेकिन एक चीज और समझना कि जितना छोटा आंसर रखूंगा ना, जितनी छोटी वैल्यू पुट करूंगा उतना ही बड़ा आंसर आएगा। 1/x का फंक्शन इस तरीके से काम करता है। दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी बड़ी वैल्यू रखूंगा उतना ही छोटा आंसर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जितनी छोटी वैल्यू पुट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ 0.1, तो आंसर क्या आएगा 10। बताइए 10 कैसे आया, पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10, उस 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10 आंसर आ जाएगा। 1/, अगर 0.01 रखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 100 आंसर आएगा। ऐसे ही 1/, में 0.001 रखूंगा 1000 आंसर आएगा। यानी कि x की वैल्यू जितना ज्यादा मैं 0 के करीब रखूंगा, मेरा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। और यहाँ पर मैं बिल्कुल 0 पुट कर रहा हूं, तो आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। यानी कि एक ऐसा नंबर मैं सोच भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 के जितना करीब जा रहा हूं, आंसर उतना ही बड़ा आता जा रहा है। सपोज करो आप पुट कर रहे हो 0.0000001, तो एक क्या उतनी 0 लग जाएगी, उतना ही बड़ा आंसर आएगा। यानी कि आंसर उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरीके से हम लिमिट को सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको 1/x का फंक्शन ग्राफ समझना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल था, दोनों क्वेश्चन, ये तो तुच्छ प्रकार का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। वैसे तो अब ये प्रीवियस ईयर का आखिरी कंसेप्ट था, आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी वीडियो थी। बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन आएंगे मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं आने वाले एग्जाम तक उनकी वीडियोस बना दूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसको जो उतारना है वो उतार ले।